और उसके बॉडीगार्ड पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि हॉल में खड़े सभी लोग जो इस लाइव वीडियो को देख रहे थे सहम गए। उनमें से किसी की भी कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। वही माया ने ये सब देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। उसके लिए अभी तो यहाँ से भागने में ही भलाई थी, पर वो एक कदम भी उठाती उससे पहले शिवांश बोल पड़ा, तुम कहाँ भागने की तैयारी कर रही हो? यहाँ से भागकर जाने की तुम सोचना भी मत। ये कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। माया के भागकर जाने से पहले सभी बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। माया को जब अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने शिवांश से कहा, देखो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कहा, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो तुम्हारी सजा भी डिसाइड नहीं हुई है। उसने राज से कहा, ले चलो इसे और रेड लाइट एरिया में छोड़ दो। याद रखना कि यह वहां से कभी भी भाग कर नहीं जानी चाहिए और वहां इसकी लाइफ बद से बदतर होनी चाहिए। शिवांश का ऑर्डर सुनकर राज ने सिर हिलाया और सभी बॉडीगार्ड को माया को वहां से ले जाने का इशारा किया। शिवांश का ऑर्डर सुनने के बाद माया जोर से चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते हो। मैं इतने बुरे इलाके में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन किसी ने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया और शिवांश के बॉडीगार्ड माया वो वहां से ले गए। माया के जाने के बाद शिवांश ने मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश की कर देखा और कहा, जैसे तुम तीनों ने मिलकर नोहा को पूरी जिंदगी अपने प्यार के लिए तड़पाया है, वैसे ही अब तुम तीनों अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक उसकी माफी के तड़पो, लेकिन तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। ये बोलने के बाद वह भी रह के साथ वहां से चला गया। वैसे भी अभी उसे नोहा का अंतिम संस्कार भी करना था। उसके जाते ही सभी गेस्ट जो आज वहां पार्टी में इनवाइट होने के लिए आए थे एक एक करके वहां से चले गए। शिवांश की बात सुनकर मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश तीनों वही धम से जमीन पर बैठ गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नोहा से माफी मांगना चाहते थे लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी नोहा को अब उनकी माफी की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी माफी उसके उस दर्द तकलीफ को वापस नहीं लाकर दे सकती थी जो उसने सहा था। एस्टरिस्क वही नोहा की आत्मा एक नदी के किनारे बैठी थी। वो वहां से जाना तो चाहती थी लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आवाज सुनकर नोहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसके साथ ही स्माइल भी। उन्होंने भगवा रंग का चोला पहन रखा था। अपने पहनावे से वो किसी संत की तरह लग रहे थे। उनकी बात सुनकर नोहा ने अपने आसपास देखा कि शायद उन्होंने किसी और को कहा होगा। उसके हिसाब से को तो एक आत्मा है और उसे तो ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई उसकी बात सुन सकता है। नोहा को इधर उधर देखते हुए देखकर उन वृद्ध संत ने कहा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? उनकी बात सुनकर नोहा ने हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, आप मुझे बोल रहे हो क्या? नोहा को हैरान होता देखकर वो वृद्ध संत हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर वह एक बार के लिए मंत्रमुग्ध हो गई और अपना सारा दर्द भूल गई। वो वृद्ध संत थोड़ा आगे आए और बोले, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है जिससे मैं बात करूंगा? मैं तुम्ही से ही कह रहा हूँ, तुम इधर उधर देखना बंद करो। उनकी बात सुनकर नोहा ने उनसे सवाल किया, पर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? नोहा के सवाल पर उन वृद्ध संत ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर से जीने का मौका दे सकता हूँ। तुम समय में वापस जाकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नोहा ने कहा, टाइम में पीछे जाने का मतलब है कि जो सब कुछ अभी तक हुआ है, जो सब अभी तक हुआ है, वो सब वापस से होगा। जो दर्द मैंने एक बार सहा है, वो मैं दोबारा क्यों सहूं? वो भी उनके लिए जिन्हें मेरी तकलीफ देखकर एक बार भी मुझ पर तरस तक नहीं आता है। ये सब बोलते हुए उसे वो दर्द वापस से याद आ गया जो कुछ भी उसने सहा था। अपने डैड और भाई के एक मिनट का प्यार पाने के लिए ना जाने उसने क्या क्या किया था। हालांकि उन लोगों को कभी भी उसकी कोशिश नहीं दिखी। नोहा को ऐसे रोते हुए देखकर उन वृद्ध संत ने कहा, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ बार बार याद आती रहेगी और तुम्हारे दिल में बदला लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी अच्छाई को निगल लेगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम एक बार फिर से टाइम में वापस जाओ। इस बार तुम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से लिखो और जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें सजा भी दे सकती हो। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हें उनकी जान नहीं लेनी है। अगर तुम उनकी जान लेने पर आ गई तो तुम्हारा वापस से जन्म लेना किसी काम का नहीं होगा। वृद्ध संत की बात सुनकर नोहा ने फिर सवाल किया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उन्हें तो मैं सजा दे दूंगी, लेकिन मेरे अपने जिन्होंने हमेशा मेरा दिल दुखाया है, उनका मैं क्या करूंगी? मेरे वापस जाने से वो तो नहीं बदलेंगे ना? नोहा के सवाल पर वृद्ध संत ने कहा, तुम्हें उन्हें माफ करना होगा।
अगर तुम उन्हें माफ कर दोगी तो तुम्हारी जगह प्रकृति तुम्हारा बदला लेगी। उन्हें सजा प्रकृति देगी। अगर तुम खुद उनसे बदला लेने निकलोगी तो तुम्हारे बदले की आग कभी शांत नहीं होगी। अगर तुमने बदला ले भी लिया तो भी तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छा है कि तुम उन्हें माफ कर दो और अपनी जिंदगी को एक बेहतर ढंग से लिखो। उनकी बात नोहा के समझ में कुछ कुछ आने लगी। अगर उसे फिर से जीने का मौका मिलेगा तो वह अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगी और वह अपने डैड और भाई का प्यार पाने के लिए कोशिश नहीं करेगी। जब उन्हें ही उसकी परवाह नहीं तो वह उनकी परवाह क्यों करेगी। उसने उन वृद्ध संत की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं फिर से जीना चाहती हूँ। इस बार मैं अपनी ही गलतियों को सुधारूंगी। नोहा का जवाब सुनकर वृद्ध संत खुश हो गए। नोहा अभी एक आत्मा थी और आत्मा को अभी कुछ समझाने जाओ तो वह जिद पर अड़ जाएगी। इसलिए अभी के लिए यही सही था कि वो नोहा को फिर से जन्म लेने की तैयार कर दे। तभी नोहा को एहसास हुआ कि उसका शरीर अपने आप हल्का हो रहा है। उसने उन संत से सवाल किया, यह मेरा शरीर अपने आप हल्का क्यों हो रहा है, जैसे मेरे जाने का समय आ गया है। नोहा का सवाल सुनकर उन वृद्ध संत ने जवाब दिया, लगता है किसी ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अब अपने आप हल्का होना शुरू हो गया है। उनकी बात सुनकर नोहा ने हैरानी में कहा, मेरा अंतिम संस्कार, लेकिन मेरे अपनों ने भी मेरे शरीर को नहीं ढूंढा तो ये कौन है जिसने मेरा अंतिम संस्कार किया है। उसके सवाल पर उन वृद्ध संत ने कहा, कोई ऐसा जिसे सच में तुम्हारी परवाह है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे अतीत में ही मौजूद है, तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। ये कहकर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और आंख बंद करके मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाने लगे। उनके मंत्र बुदबुदाते नोहा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और जैसे ही उन्होंने वापस से अपनी आंखें खोली तो नोहा वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां से उसके साथ बुरा होना शुरू हुआ था। फिर उन्होंने ऊपर देखा और खुद से कहा, उम्मीद है कि इस बार तुम अच्छी से अपनी जिंदगी बिताओगी और तुम्हारे दिल की अच्छी कभी खत्म ना हो। फिर वो वहां से जाने लगे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो ना चाहते हुए भी उस ओर चल पड़े। वैसे भी संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, उनसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जब उन्हें नोहा के साथ गलत होने के बारे में पता चला तो वह उसकी मदद करने के लिए चले आए। नदी के किनारे किनारे काफी देर तक चलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो आंसू बहा रहा था। उन्होंने उस आदमी से पूछा, बच्चा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। उनकी आवाज सुनकर शिवांश ने अपना सिर ऊपर किया। नोहा का अंतिम संस्कार तो उसने कर दिया लेकिन अब उसके पास जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। जब वो ही इस दुनिया में नहीं रही तो वह जीकर भी क्या ही करेगा। उसने उन वृद्ध संत से कहा, बाबा जी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, खुद को ऊंचाई पर पहुंचाया, आज वो ही इस दुनिया में नहीं रही है। जब वो ही इस दुनिया में नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब किसके लिए जीऊं। शिवांश की शक्ल देखने के बाद उन वृद्ध संत को याद आया कि यही वो इंसान है जिसने नोहा के शरीर का अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने शिवांश से कहा, जो अब जा चुका है, उसके पीछे रोकर क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो। नोहा वापस वहां पहुंच चुकी है जहां उसे होना चाहिए था। उनके मुंह से नोहा का नाम सुनकर शिवांश हैरान रह गया। उसने उनसे सवाल किया, आपको नोहा के बारे में कैसे पता, और वो कहाँ पहुंच गई है। उसका सवाल सुनकर उन वृद्ध संत ने कहा, नोहा को मैंने ही समय में वापस पहुंचाया है ताकि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से जी सके। अब वो जा चुकी है तो तुम्हें भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगे तो शिवांश उनके पैरों में गिर गया और बोला, अगर आपने नोहा को समय में पीछे पहुंचाया है तो मुझे भी उसके पास पहुंचा दीजिए। उसकी बात सुनकर उन वृद्ध संत ने कहा, तुम अभी भी हो और नोहा के साथ समय में पीछे भी हो। तुम वही ही उससे मिल जाओगे तो ऐसी जिद क्यों कर रहे हो। उससे मिलने के लिए तुम्हारा समय में पीछे जाना जरूरी नहीं है। उनका सवाल सुनकर शिवांश ने कहा, मैं जरूर समय में पीछे होऊंगा लेकिन मैं वहां बहुत धीरे मिलूंगा और मुझे अभी की तरह लेट नहीं होना है। मैंने एक बार तो उसे खो दिया है लेकिन मैं अब दोबारा उसे खोना नहीं चाहता हूँ। उसके जवाब पर संत ने कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से जाने को हुए तो शिवांश ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ आपसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। आप मुझे भी नोहा के पास टाइम में वापस पहुंचाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। अगर कोई और भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कैसे भी करके उसके पास वापस जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर वो वृद्ध संत अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्हें लगा कि वो पता नहीं किस जिद्दी आदमी से बात कर रहे हैं जो अभी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।
इसलिए वो ही उसकी जिद पूरी कर दे तो ही अच्छा है। अगर वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी गलत रास्ते पर चला गया तो ये सही नहीं रहेगा। उन्होंने शिवांश की तरफ देखा और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय में पीछे तो पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम याद रखना कि समय में पीछे, जब तक तुम किसी ऐसी हालत में नहीं पहुंचते कि तुम मरने वाले हो, तब तक तुम्हें इस वक्त की यादें याद नहीं आएगी। मैं तुम्हें बस वक्त में पीछे पहुंचा सकता हूँ, बाकी तुम्हें सब याद रहे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। उसके बाद भी तुम रिस्क लेना चाहो तो ये तुम्हारी मर्जी है। उनकी बात सुनकर शिवांश के दिमाग के एक सवाल आया। उसने पूछा, तो क्या नोहा को भी पीछे जाने पर कुछ याद नहीं होगा? शिवांश के सवाल पर उन संत ने कहा, नहीं, नोहा के ऊपर यह शर्त लागू नहीं होती क्योंकि वह पहले से ही मर चुकी है। लेकिन तुम जिंदा होते हुए भी समय में पीछे जाना चाहते हो, इसलिए सिर्फ तुम पर यह शर्त लागू होती है। अगर अब भी तुम समय में पीछे जाना चाहते हो, यह अब तुम्हारे ऊपर है। उनकी बात सुनकर शिवांश ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं भी समय में पीछे जाना चाहता हूँ। उसका का जवाब सुनकर उन संत ने सोचा, मैंने तो इसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह समझने को तैयार ही नहीं है। अब जैसा इसके साथ हो, ये भगवान ही जाने। हो सकता है कि शायद इसमें उनकी ही कोई मर्जी है। ये सब सोचकर उन्होंने शिवांश के सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उनके मंत्र बोलते ही शिवांश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर से कोई जान चूस रहा हो। हालांकि काफी तकलीफ होने पर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। जब उन संत का मंत्र पूरा हो गया तो शिवांश का शरीर निढाल होकर वही जमीन पर गिर गया और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी नजर जमीन पर बेजान पड़े शिवांश के शरीर पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा, ये तुम्हारी ही जिद थी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचा दे। फिर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही राज, जो शिवांश का काफी समय से इंतजार कर रहा था, उसको ढूंढते हुए वहां आया। जैसे ही उसने शिवांश को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो वह भागकर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, शिवांश, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन जैसे ही उसने उसके शरीर को हाथ लगाया तो वो उसे ठंडा महसूस हुआ। एक अनजाने डर से उसने शिवांश की नब्ज को छूकर देखा तो वह अब बंद थी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शिवांश नोहा को ढूंढने उसके पास गया है। अब जो छोड़कर जा चुका है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। राज ने शिवांश के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसके शिवांश और नोहा दोनों के नाम पर दान कर दिया, ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके इसी काम के कारण लाखों दुआ नोहा और शिवांश को मिली, जो समय में पीछे उन दोनों के मिलने में मददगार बनी। तारांकन, वही नोहा को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नोहा बेबी, मालिक अब वापस आने वाले हैं। तुम जल्दी से उठ जाओ, तभी तो तुम उनसे मिल पाओगी। आवाज सुनकर नोहा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है। नोहा को अपनी आंखें खोलता देखकर उसकी नैनी खुश हो गई। उसने प्यार से कहा, शुक्र है नोहा बेबी, तुमने अपनी आंखें तो खोली। 2 दिन हो गए हैं तुम बुखार से बेहोश पड़ी हो। उस बात को सुनकर नोहा ने सब कुछ समझने की कोशिश की, आखिर हो क्या रहा है। वह तो मर गई थी। फिर उसे एक संत मिले, जिन्होंने उसे कहा था कि वो उसे समय में पीछे भेज देंगे। पर यहाँ तो उसे कहा जा रहा था कि वो 2 दिन से बुखार से बेहोश पड़ी थी, लेकिन कब? तभी उसे याद आया, माया को मेंशन में लाने से कुछ दिन पहले वो तपते बुखार के कारण हफ्ते तक बेहोश रही थी और मरते मरते बची थी। लेकिन उसे इतना बुखार आया कैसे था? क्योंकि उसने मेंशन में काम करने वाली कुछ मेड्स को आपस में करते सुना था कि उसके डैड को मेंशन के पुराने हिस्से में बने विला में लगे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। इसलिए अपने डैड को खुश करने के लिए वो रात को चुपचाप किसी को बताए बिना वो फूल लाने चली गई थी। पर उसी वक्त बारिश होना भी शुरू हो गई थी, इसलिए फूल लेकर वापस आते वक्त तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उस वक्त उसने खुद के गीले होने की परवाह नहीं की और वैसे ही अपने डैड को वो फूल देने के लिए उनके विला तक चली गई। लेकिन उसके डैड ने एक बार उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसी वक्त मेंशन से चले गए। तभी बारिश में बुरी तरह से भीग जाने के कारण उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और उसके डैड मेंशन में थे नहीं। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसके बीमार होने पर भी उसके लिए डॉक्टर को नहीं बुलवाया। हार कर उसकी नैनी के पास रघु अंकल से हेल्प मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसकी नैनी और रघु अंकल, ये दो ही इंसान थे जो उसके बीमार होने पर उसके ठीक होने तक उसके साथ रुके थे। सारी बात याद करते हुए नोहा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में समय में पीछे आ गई हूँ? ये सोचते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसको ऐसे उठता देखकर उसकी नैनी सिया ने जल्दी से कहा,
नोहा बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। सिया की आवाज सुनकर रघु, जो वही रूम में रखे सोफे पर सो रहा था, ने अचानक से अपनी आंखें खोली। जैसे उन्होंने नोहा को उठते देखा, तो वो भी जल्दी से उठ कर आए और बोले, नोहा, तुम अभी ठीक नहीं हो, इसलिए तुम वापस से आराम करो। अगर तुम्हें अपने डैड से मिलना है तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड से बात करता हूँ। उनकी आवाज सुनकर नोहा ने ऊपर की ओर देखा तो उसके सामने दो जाने पहचाने चेहरे नजर आए। वो सिया आंटी और रघु अंकल का चेहरा था, जो उसने अपने बचपन में देखे थे। इसका मतलब वो सच में टाइम में पीछे पहुंच गई थी। अब वो अपनी की हुई गलतियों को सच में सुधार सकती थी। ये सब सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको रोता देखकर सिया ने पूछा, नोहा, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हालांकि नोहा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिया के गले लगकर जोर जोर से रोने लग गई। अगर इस मेंशन में उससे कोई प्यार करता था तो वो सिर्फ सिया आंटी और रघु अंकल थे। हालांकि उसकी गलती की वजह से सिया आंटी अपनी नौकरी छोड़कर चली गई थी। अगर वो जिद्दी बच्चों जैसे बिहेव नहीं करती तो सिया आंटी उसको छोड़कर कभी नहीं जाती। सिया और रघु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों नोहा इतनी बुरी तरह से रो रही थी। उसने मदद के लिए रघु की ओर देखा। सिया का इशारा देखकर रघु ने नोहा से पूछा, क्या हुआ नोहा? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? रघु अंकल की बात सुनकर आखिरकार नोहा ने अपना रोना रोक दिया। उसे समझ आया कि इतना ज्यादा रोकर वो सिया आंटी और रघु अंकल को डरा रही है। उसने सोचा, अब चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ उनकी ही परवाह करूंगी, जो मुझसे प्यार करते हैं। जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। वह सिया आंटी से अलग हुई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हाँ रघु अंकल, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक बुरी सी लड़की मुझे जान से मार रही है। ये देखे मैं बहुत डर गई। नोहा की प्यारी आवाज सुनकर रघु और दिया का दिल प्यार से भर आया। रघु अंकल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, नोहा, वो तो बस एक सपना था। अब तुम जाग गई हो तो खुद ही देख लो कि जो भी तुमने सपने में देखा वो तो बस एक झूठ था। तुम्हें कोई नहीं मार रहा है। बस अब और नहीं रोना। उनकी बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ओके रघु अंकल, मैं अब नहीं रोऊंगी। नोहा की प्यार भरी बातें सुनकर रघु अंकल ने अपने मन में सोचा, पता नहीं क्यों वीरेंद्र और कपिल इतनी प्यारी बच्ची से इतनी नफरत करते हैं। उन्हें एक बार भी नोहा की कोशिश नजर नहीं आती है कि वो उनके प्यार को पाने के लिए कितनी मेहनत करती है। उन्होंने नोहा के माथे को छूकर देखा कि अब उसे बुखार तो नहीं है। नोहा का माथा अब पहले की तरह गर्म नहीं था। ये देखकर कि उसका बुखार अब शांत हो गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर रघु ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, अब मैं चलता हूँ। नोहा का बुखार भी अब उतर गया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। रघु की बात सुनकर दिया ने सिर हिलाया और रघु से जाने लगा कि तभी नोहा ने रघु अंकल की बाजू पकड़ ली और कहा, रघु अंकल आप मत जाओ ना अभी। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। नोहा की बात सुनकर रघु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा इतना मासूम था कि वो चाह कर भी ना नहीं बोल पाया। वो उसके बगल में बैठ गया और बोला, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उनको बैठता देख नोहा बेड के बीचों बीच खिसक गई और मुस्कुराते हुए बोली, रघु अंकल, आप आराम से बेड पर लेट जाओ। उसकी मुस्कुराहट देखकर रघु और सिया दोनों को ही खुशी हुई। रघु आराम से बेड पर लेट गया। उसको आराम से लेटता देखकर नोहा ने बेड की दूसरी साइड इशारा किया और कहा, सिया आंटी, आप भी इस तरफ आकर सो जाओ ना। नोहा की बात सुनकर सिया और रघु ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। आखिर वो दोनों एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते थे? सिया को आता ना देखकर नोहा ने कहा, सिया आंटी, पूरा बेड बहुत बड़ा है। आप, मैं और रघु अंकल आराम से इस पर सो सकते हैं। प्लीज सो जाओ ना मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों में पानी ले आई। सिया नोहा का फिर से रोना बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो भी नोहा की दूसरी साइड आकर लेट गई। उन दोनों को खुद के पास लेटता देखकर नोहा भी खुशी से बेड पर उनके बीच में लेट गई और सो गई। उसको मिनट में सोता देखकर सिया और रघु दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ गई। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई उन तीनों को ही घूर रहा था। कपिल ने पहले तो ध्यान नहीं दिया कि नोहा बीमार है। उसे लगा कि वो उसके और डैड का ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन 2 दिन तक उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होने पर वो नोहा के विला की तरफ आ गया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो नोहा को सिया और रघु अंकल के साथ खुशी से सोते हुए देखेगा। यहाँ तक कि उसे इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए उसने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इन दोनों के सामने बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ।
हालांकि उसने अपनी उस फीलिंग को इग्नोर मारा और वहां से चला गया। वही नोहा खुद तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सिया और रघु की आंखों में नींद का कोई नामोनिशान भी नहीं था। उन दोनों को ही बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। हालांकि काफी समय की उधेड़बुन के बाद वो दोनों भी आखिरकार सो गए। तारांकन। अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने खुद को और नोहा को रघु की बाहों में पाया। वह तीनों अभी अभी ऐसे लग रहे थे कि वो एक फैमिली हो। हालांकि वो तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। काफी देर तक वो रघु और नोहा को देखती रही। इतने में रघु ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर उसकी बाहों में सो रही नोहा और सिया पर पड़ी। उसके दिल में भी वही बात आई जो अभी सिया के दिमाग में आई थी। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी जिसकी आंखें खुली हुई थी। सिया को देखकर रघु को भी काफी ऑकवर्ड फील हुआ और उसने अचानक से उठने की कोशिश की। रघु को उठते देखकर सिया ने धीरे से कहा, धीरे से उठो, नोहा की नींद टूट जाएगी। सिया की बात सुनकर रघु जहां था वहीं रुक गया। तभी उन दोनों की नजर नोहा पर पड़ी, जो नींद में हल्के से कसमसाई थी। उसको कसमसाते देखकर रघु और सिया दोनों ने ही उसे थपथपाना शुरू कर दिया। उनके थपथपाते ही नोहा जो उठने लगी थी, वापस से सो गई। नोहा के सोने पर रघु और सिया दोनों ने ही राहत की सांस ली। पर तभी उन दोनों का हाथ आपस में टच हो गया। टच होने पर सिया और रघु दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ गई और दोनों सीधे बैठ गए। रघु ने अचानक से कहा, नोहा अब ठीक है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे भी समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या कहे। सिया को सिर हिलाता देख रघु वहां से चला गया। रघु के जाने के बाद सिया ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। काफी देर बाद जाकर नोहा ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके पास कोई नहीं था। रघु अंकल और सिया आंटी को अपने आसपास न देखकर नोहा धीरे से बेड से उतर गई। नोहा ने अपनी आंखें मली और सिया आंटी को आवाज लगाई, सिया आंटी, रघु अंकल। लेकिन सिया और रघु दोनों ही वहां नहीं थे तो उनका कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही नंगे पैर अपने रूम से बाहर निकल गई। हालांकि सारी जगह देखने के बाद भी उसे सिया आंटी कहीं नहीं मिली, इसलिए वो अपने विला से बाहर निकल गई। काफी देर तक चलने के बाद वो अचानक किसी से टकरा गई क्योंकि उसका ध्यान सिया आंटी को ढूंढने में था। टकराने के कारण वो नीचे गिर गई और दर्द से चिल्ला पड़ी, आह। नोहा के पैर काफी कोमल थे, जिसके कारण उसके घुटने पर चोट लग गई थी। चोट को देखकर नोहा की आंख से अपने आंसू निकल आए। तभी एक आवाज आई, तुम कोई छोटी बच्ची हो जो छोटी सी चोट पर रो रही हो। आवाज सुनकर नोहा ने ऊपर देखा तो उसके सामने कपिल का छोटा सा चेहरा नजर आया। कपिल को देखते ही नोहा ने अपनी आंख से आंसू पोंछ लिए और उसकी आंखों में इमोशन भी बदल गए। उसे कपिल की बात याद आ गई जो वो उसके डैड के साथ कर रहा था कि उन्होंने जानबूझकर उससे सब कुछ छीनकर माया को दे दिया था। बस इतना जानकर कि माया उनकी असली बेटी है और वो उनकी बेटी नहीं है। वो धीरे से खड़ी हुई और गुस्से से बोलने वाली थी कि तभी उसकी नजर दूर काम कर रही सिया पर पड़ी। सिया को देखते हुए नोहा ने कपिल की तरफ ध्यान नहीं दिया और सिया के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। सिया जो अपने काम में बिजी थी, ने जब नोहा को ऐसे भागते हुए देखा तो वह चिल्ला पड़ी, नोहा धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगी। जिसका उसे डर था, आखिर वो ही हुआ। नोहा का पैर गलती से मुड़ गया और वह नीचे गिर गई। नोहा को नीचे गिरता देख सिया ने भी अपना काम जो कर रही थी उसे छोड़ दिया और नोहा को पकड़ने के लिए दौड़ी। वही नोहा को उसको इग्नोर करता देखकर कपिल ने गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर ली। एक मिनट के लिए नोहा ने उसे इग्नोर मार दिया। उसे यह चीज बहुत अजीब लगी। ऊपर से इससे पहले नोहा जानबूझकर उसके करीब आने के लिए बहाने बनाती थी, लेकिन आज वो उसे ही इग्नोर कर दिया। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने नोहा की आंखों में सच में उसके लिए नफरत देखी थी या फिर वो उसका वहम था। उसने भी जब नोहा को गिरते देखा तो वह खुद उसे पकड़ने के लिए चल पड़ा। हालांकि वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही किसी ने नोहा को पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। नोहा ने भी जब उसे गोद में उठाने वाले इंसान को देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, रघु अंकल। नोहा को देखकर रघु ने प्यार से उससे कहा, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? अभी तुम गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाती ना, अगर मैं तुम्हें पकड़ता नहीं तो। रघु अंकल की बात सुनकर नोहा ने प्यार से कहा, ठीक है अंकल, मैं अब से ऐसे नहीं भागूंगी। पर मुझे आप और सिया आंटी कहीं नजर नहीं आए तो आपको ढूंढते ढूंढने बाहर आ गई। तब तक सिया भी उनके पास आ गई थी। उसने नोहा को देखते हुए कहा, नोहा तुम ऐसे भागा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। सिया की आवाज सुनकर नोहा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सिया आंटी, मैं आपको सारी जगह ढूंढ रही थी लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए आपको देखते ही मैं भागी आई। फिर उसने अपनी फ्रॉक को उठाया और घुटने पर लगी चोट को दिखाते हुए कहा,
आपको ढूंढते ढूंढते मैं गलती से गिर गई और मुझे चोट लग गई। सिया और रघु दोनों की नजर नोहा के घुटनों पर लगी चोट को देखा। नोहा की स्किन काफी गोरी थी, इसलिए उस पर चोट का निशान साफ दिखाई दे रहा था। नोहा की चोट को देखते हुए रघु ने उससे कहा, हम अभी चोट पर दवाई लगा देते हैं, फिर तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। रघु की बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिला दिया और रघु और सिया नोहा को वापस उसके विला में ले गए। पर कपिल की नजरें उन तीनों पर ही थी। जो नोहा आज तक उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती थी, आज वो उसकी ओर देख भी नहीं रही है। नोहा के बिहेवियर को सोचते हुए उसने अपने आप से कहा, वो बस मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह नया नाटक कर रही है। ये सोचकर वो वहां से चला गया। एस्टरिस्क। वही रघु ने नोहा को उसके बेड पर बैठाया और सिया उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। उसने वो बॉक्स को बेड पर रखा और नोहा की चोट पर दवाई लगाने लगी। हालांकि दवाई लगने पर नोहा को थोड़ी जलन महसूस हुई और उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए। नोहा को आंख में आंसू देखकर रघु को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने नोहा के आंसू पोंछे और कहा, बस थोड़ी देर और फिर तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। पर आज से तुम ऐसे भागना मत, नहीं तो तुम्हें बार बार दवाई लगवानी पड़ेगी। रघु की बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ओके अंकल, मैं अब से ऐसे नहीं भागूंगी। लेकिन आप मुझसे मिलने के लिए रोज आओगे ना? ये कहते हुए उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उम्मीद से झपकाई। वो इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि रघु चाहकर भी उसे ना नहीं बोल पाया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए रोज आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें आगे से ऐसे भाग के नहीं चलना है। अगर तुम मेरी यह बात मानोगी तो ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। रघु की बात सुनकर नोहा ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, ओके अंकल, मैं अब से भागकर नहीं चलूंगी। नोहा को खुश देखकर रघु ने प्यार से उसका सिर सहलाया। वही सिया ने भी नोहा को इतना खुश देखा तो वह भी खुश हो गई। उसने ईवा से कहा, चलो नोहा, मैं तुम्हें नहला दूं। सिया की बात सुनकर नोहा ने कहा, ओके सिया आंटी। सिया ने नोहा को अपनी गोद में उठाया और उसे बाथरूम में ले गई। नोहा ने अपना सिर सिया आंटी के कंधे पर रख दिया और रघु अंकल की ओर देखते हुए मुस्कुरा दी। रघु की नजर भी नोहा की स्माइल पर पड़ी। उसको देखते ही उसके दिमाग में आया कि उसकी भी नोहा जैसी बेटी होनी चाहिए। लेकिन बिना शादी के बेटी कैसे होगी? उसके लिए उसे शादी तो करनी होगी, तभी तो उसकी बेटी होगी। हालांकि वो शादी करे किससे, ये भी अभी एक समस्या थी। ये सोचते हुए वो नोहा के रूम से बाहर निकल गया। वो अभी नोहा के विला से बाहर ही निकला था कि तभी उसकी नजर मेंशन में अंदर आती हुई कार पर पड़ी। कार को देखते हुए वो रघु जहाँ था वहीं रुक गया। जैसे ही कार रुकी तो उसमें से वीरेंद्र कार से उतरा। रघु ने जैसे ही नोहा के डैड वीरेंद्र को देखा तो वह उससे बात करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसके आगे बढ़ने से पहले ही वीरेंद्र ने कार से एक लड़की को उतारा, जिसकी उम्र नोहा के बराबर की ही थी। वीरेंद्र के साथ एक छोटी बच्ची को देखकर रघु जहाँ था वहीं रुक गया। जब वीरेंद्र की नजर रघु पर पड़ी तो उसने उसे पुकारते हुए कहा, रघु, तुम इसे मिलो। यह माया है, मैंने इसे गोद लिया है। वीरेंद्र की बात में एक खुशी थी जो कभी भी नोहा के लिए महसूस नहीं हुई थी। वीरेंद्र को देखते हुए रघु ने पूछा, वीरेंद्र, तुम कोई भी लड़की को अडॉप्ट करके ले आए हो? अगर नोहा को पता चला तो उसको कैसा लगेगा? नोहा का नाम सुनते ही एलेक्स को अपने दिल में अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। हालांकि उसने उस फीलिंग को इग्नोर किया और कहा, नोहा को किस चीज की कमी है जो उसे मेरे किसी और बच्चे को गोद लेने में दिक्कत होगी? नोहा जो चीज चाहती है उसे वो ही मिल जाती है। वीरेंद्र की बात सुनकर रघु को नोहा के लिए अपने दिल में दर्द में महसूस हुई। उसने सोचा, पता नहीं क्यों भगवान ने वीरेंद्र को नोहा जैसी प्यारी बच्ची दी है। वो इन दोनों के प्यार के लिए मरी जाती हैं और इन्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। उसने वीरेंद्र से गुस्से में कहा, जैसी तुम्हारा मन में आए वैसे करो। बस कभी आगे जाकर अपने फैसले पर पछताना मत। तभी माया जो वहां खड़ी थी, उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने मन में कहा, मैं जैसे तैसे करके इस नोहा के डैड को खुद को गोद लेने के लिए फंसाया है और इस आदमी को पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर मुझे अच्छा बनने का नाटक नहीं करना होता तो मैं इसको अभी बता देती। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे जैसे तैसे करके रोहित को भी इस बड़े घर में लेकर आना होगा। उसकी मदद के कारण ही मैं सब कुछ कर पाऊंगी। अकेले मुझसे भी यह सब नहीं होने वाला है। अपने मन में सोचते हुए भी उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल बना रखी थी। अचानक से उसने उदास से एक्सप्रेशन बना लिए और कहा, अंकल, अगर मेरे यहाँ आने से अभी को कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके घर में कोई झगड़ा हो। माया की झूठी बातों में वीरेंद्र जल्दी से आ गया। उसने माया से कहा, माया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी वजह से घर में कोई झगड़ा नहीं होगा।
और वैसे भी मैंने तुम्हें अब गोद ले लिया है तो तुम अब से मुझे डैड बोला करो, अंकल नहीं। उनके रिएक्शन को देखकर माया मन ही मन खुश हुई, लेकिन उसने झूठा रोना रोते हुए कहा, लेकिन अंकल, आपकी बेटी को मेरी वजह से दिक्कत होगी ना? माया का रोना देखकर वीरेंद्र ने कहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम अब से मुझे डैड बोला करो, ओके? माया ने जवाब दिया, ओके अंक, मेरा मतलब डैड। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजर सामने नोहा के विला पर पड़ी। उसने सोचा, इतना सुंदर विला, ये तो मेरा होना चाहिए। उसने उस विला की ओर इशारा करते हुए कहा, कितना सुंदर विला है, काश मेरे पास भी ऐसा विला होता, पर मेरे नसीब में ये सब कब कहा। माया की बात सुनकर वीरेंद्र ने जल्दी से कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुमने यह विला चाहिए तो अभी मैं तुम्हारा उसमें रहने का इंतजाम करवाता हूँ। वीरेंद्र की बात सुनकर रघु हैरान हो गया। उसने गुस्से से कहा, वीरेंद्र, तुम इसे वो विला कैसे दे सकते हो? तुम भूल गए कि यह विला नोहा का है। अभी तो तुम बड़ा कह रहे थे नोहा को जो चीज चाहिए वही मिलती है, अब तुम उसका विला छीनकर इस लड़की को दे रहे हो। रघु की बात सुनकर वीरेंद्र एक बार के लिए चुप हो गया। सच में उसे तो ये याद ही नहीं था कि यह विला नोहा का है। यहाँ तक कि उसने तो कभी उसकी शक्ल भी नहीं ढंग से देखी थी। वही माया ने जब ये सुना कि यह विला नोहा का है तो उसे अपनी पिछली लाइफ की नोहा याद आ गई, जो काफी सुंदर थी और उसके पास हर एक चीज थी जो उसे चाहिए थी। अब यह विला भी उसका होना चाहिए, लेकिन ये भी उस नोहा के पास था। उसने सोचा, अभी तो मुझे यह विला मिलने वाला नहीं है, और अगर अभी मैंने यह विला ले लिया तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। पर इनकी बातों से तो ये ही लग रहा है कि नोहा को इस मेंशन में कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर मैं इस बात का फायदा उठाऊं और सबको नोहा के खिलाफ कर दूं तो क्या होगा? और अगर नोहा को पता चला कि उसकी चीजें उससे छीनकर किसी और को दी जा रही है तो वो कैसे पागलों की तरह रिएक्ट करेगी। उसकी हरकतों की वजह से आगे ही उसके परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता है। वो लोग और उससे नफरत करने लगेंगे। ये सब सोचते ही उसके दिमाग में काफी बड़ी साजिश चलने लगी। वही वीरेंद्र को चुप देखकर रघु ने कहा, अब क्यों चुप हो? तुम तो बड़ी बात कर रहे थे। माना तुम नोहा को उसकी जरूरत की सारी चीज दे रहे हो, पर क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि उसे सच में क्या चाहिए? वो अभी बोल ही रहा था कि उसके पीछे से नोहा की प्यारी सी आवाज आई, रघु अंकल। आवाज सुनकर रघु ने पीछे मुड़कर देखा। सिया ने नोहा को नहलाकर उसे सुंदर ड्रेस पहना दी थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे की स्माइल उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। नोहा को देखकर रघु के भी चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। नोहा धीरे से रघु के पास आए और बोली, रघु अंकल, मैं कैसी लग रही हूँ? तभी उसकी नजर वहां खड़ी माया पर पड़ गई। उसको देखते ही उसे माया की बात याद आई। यह एक नॉवेल है और माया इसकी हीरोइन और वो विलेन है। वो चाहे कुछ भी कर ले, कोई कभी भी उस पर यकीन नहीं करेगा। ये सब याद करते ही उसके दिल में नफरत उमड़ आई। उसने अपने मन में सोचा, तुमने मेरे साथ जो किया उसके कारण मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकती। जो तकलीफ मैंने सही है तुम्हें भी वह तकलीफ सहनी होगी। माया को देखते ही उसके दिल में बदला लेने की भावना उमड़ रही थी। तभी उसे उन संत की बात याद आई, अगर तुम बदला लेने निकलोगी तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोबारा से जन्म लेना किसी काम का नहीं रहेगा। तुम्हें उन्हें माफ करना ही होगा। ये याद आते ही उसने अपने आप से कहा, नहीं, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। मेरे बदला लेने से जिनको मेरी कोई परवाह नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने रघु अंकल की ओर देखा और पूछा, अंकल, ये लड़की कौन है? नोहा का सवाल सुनकर रघु को समझ नहीं आया कि वो आखिर नोहा से क्या कहे। वही माया जो इसी मौके की तलाश में थी, बोली, नोहा मुझे माफ कर दो। मेरा तुम्हारी जगह लेने का कोई इरादा नहीं था। बस डैड मुझे अनाथ आश्रम में बुरी हालत में रहना बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मुझे गोद ले लिया। मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी जगह लेने का कोई इरादा नहीं था। मुझे यह नहीं पता था कि यह विला तुम्हारा है। अगर मुझे पहले पता होता कि यह विला तुम्हारा है तो मैं कभी इस विला को मेरे लिए नहीं मानती। ये सब कहने के बाद माया ने अपने मन में सोचा, नोहा, अब तुम जल्दी पागलों की तरह रिएक्ट करो और सबकी नजरों में गिर जाओ। वही नोहा ने माया की बात को सुनने के बाद उसे गौर से देखा और फिर मिस्टर राठौड़ की ओर। उसे याद आया कि अपनी पिछली लाइफ में को उन्हें डैड कहकर बुलाती थी तो वह उसे मिस्टर राठौड़ कहकर बुलाने के लिए कहते थे। ये तो वो इतनी जिद्दी थी कि उनसे लाख बार डांट खाने के बाद भी वो उन्हें डैड कहकर बुलाती थी और माया को उन्होंने इतनी जल्दी खुद को डैड कहकर बुलाने दिया। उसने खुद के मन में सोचा, माया ने कहा वो ही सच है, वही इस नॉवेल की हीरोइन है। तभी तो सभी उसकी बात पर यकीन करते हैं। लेकिन मैं भी इस नॉवेल की विलेन नहीं बनूंगी और अपनी पिछली गलतियों को तो बिल्कुल भी नहीं।
तुमने कैसे सोच लिया कि मैं पहले की तरह ही बिहेव करूंगी? उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। तभी उसे कुछ याद आया और वो आगे अपने मन में बोली, लेकिन जहां तक मुझे याद है अपनी पिछली लाइफ में मैं 1 हफ्ते तक बुखार से बेहोश रही थी और माया भी 1 हफ्ते बाद ही मेंशन में आई थी। तो फिर इस बार इतनी जल्दी कैसे ये सब हो गया है? वो इतनी जल्दी कैसे मेंशन में आ गई है? कहीं इस बार सब कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा रहा तो मुझे पहले से ही अपना बचाव करना होगा। ये सब सोचते हुए उसने माया की ओर देखा और कहा, तो तुम मेरा विला लेना चाहती हो? उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। नोहा की बात सुनकर रघु को लगा कि नोहा को इस बात का बुरा लगा है। उन्होंने नोहा से कहा, नोहा देखो, तुम उदास मत होना। तुम्हारे डैड से मैं बात करता हूँ। जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कोई भी आकर उसे तुमसे नहीं छीन सकता है। रघु अंकल की बात सुनकर नोहा का दिल दुखने लगा और उसने सोचा, काश मिस्टर राठौड़ की जगह रघु अंकल मेरे डैड होते तो कितना अच्छा होता। उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि वो अपनी आंखों में आए इमोशन को छुपा सके। नोहा को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर सिया और रघु दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि नोहा अपने डैड और भाई के प्यार को पाने के लिए कितनी मेहनत करती थी ये वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। तभी वीरेंद्र ने नोहा की ओर देखा और कहा, नोहा, माया को मैंने गोद लिया है और आज से वो तुम्हारी बहन है। उसे तुम्हारा विला पसंद है तो वह आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे विला में रहेगी। वीरेंद्र की बात सुनकर नोहा ने उसकी ओर देखा और कहा, ये लड़की मेरे साथ मेरे विला में नहीं रहेगी मिस्टर राठौड़। नोहा के मुंह से खुद को मिस्टर राठौड़ सुनकर वीरेंद्र हैरान रह गया। हालांकि आज तक उसने नोहा को उसे डैड की जगह मिस्टर राठौड़ कहने के लिए कहा था, लेकिन नोहा इतनी जिद्दी थी कि लाखों बार डांट खाने के बाद भी वो उसे डैड ही कहती थी। लेकिन आज उसने उसे डैड की जगह मिस्टर राठौड़ कहा था। उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा था। हालांकि उन्होंने उस फीलिंग को इग्नोर किया और कहा, माया आज से तुम्हारी बहन है। लेकिन नोहा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, किसी को भी सड़क से उठाकर लेकर आने से वो मेरी बहन नहीं बन जाएगी, और अगर आपको उसको मेरा विला देना ही तो उसके लिए आपको मेरी 3 शर्त माननी होगी। नोहा की बात सुनकर वीरेंद्र तो चुप हो गया था, लेकिन माया गुस्से और नफरत से जल रही थी, क्योंकि नोहा ने उसकी बेइज्जती जो कर दी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने चेहरे पर वही जबरदस्ती वाली मुस्कान रखनी पड़ रही थी। नोहा की बात सुनकर रघु ने उससे कहा, नोहा, तुम्हें किसी को अपना विला देने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर नोहा ने कहा, रघु अंकल, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। नोहा की बात सुनकर रघु चुप हो गया, क्योंकि आज से पहले ईवा में हमेशा जिद्दीपना था, लेकिन आज पहली उन्हें नोहा में समझदारी नजर आ रही थी, जैसे वो बहुत कुछ झेल चुकी है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह देना। ओके। रघु अंकल की बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, तो बोलिए मिस्टर राठौड़, आप सुनेंगे मेरी शर्त? नोहा की बात सुनकर वीरेंद्र को गुस्सा आया, क्योंकि नोहा आज उनसे नजर से नजर मिलाकर बात कर रही थी। उसकी आंखों में उनके लिए ना तो कोई डर था और ना हो कोई प्यार। यहाँ तक उन्हें अपनापन भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उन्हें अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। इसके साथ ही नोहा ने उनकी बात को भी बीच में काट दिया था। आज तक नोहा में उनके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, वो आज उनकी बात को काट रही थी। इस सब से उनका ईगो हट हो गया था। उन्होंने कहा, बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? उनकी बात सुनकर नोहा ने बिना किसी डर के उनसे कहा, मेरी सबसे पहली शर्त यह है कि सिया आंटी को छोड़कर आज तक जितने भी नौकर मेरे विला में काम कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दो। उसने पहली शर्त इसलिए बोली थी क्योंकि इन्हीं नौकरों पर भरोसा करके उसने गलतियां की थी और सिया आंटी उसे छोड़कर चली गई थी। बाद में इन्हीं सभी नौकरों ने ही उसे सभी गलत इल्जाम में फंसाने के लिए माया और रोहित का साथ दिया था। नोहा की शर्त सुनकर माया हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नोहा ऐसी फालतू सी शर्त रखेगी। आखिर नौकरों को हटाकर वो सारी सुख सुविधा से जाती रहेगी। फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, नोहा, तुम्हें मेरे कारण इतना सब करने की जरूरत नहीं है। मैं ही चली जाती हूँ। माया को बोलता देखकर वीरेंद्र ने उससे कहा, माया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ना। फिर उसने गुस्से से नोहा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बाकी 2 शर्त बोलो। नोहा ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि उन सभी नौकरों को जितनी सारी सैलरी मिलती है, वो सारी की सारी सैलरी सिर्फ और सिर्फ सिया आंटी को मिलेगी। ये शर्त इसलिए थी कि क्योंकि उसके रहने का जो भी खर्च मिलता था वो सारे नौकर चुरा लेते थे। उसके लिए अगर सभी चीज कोई लेकर आता था तो वह सिर्फ सिया आंटी थी।
नोहा की बात जब सिया ने सुनी तो उसने जल्दी से कहा, नोहा, तुम्हें मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आंटी आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। फिर उसने पहले माया और मिस्टर राठौड़ की ओर देखते हुए कहा, और मेरी आखिरी शर्त यह है कि मेंशन में वो पुराना विला जो है, मैं आज से उसमें रहूंगी। लेकिन आप, आपका बेटा और आपकी यह सो कॉल्ड बेटी, आप तीनों में से कोई भी कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। नोहा की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने नहीं सोचा था कि जिनके प्यार के लिए नोहा इतनी मेहनत कर रही थी, आज वो उन्हें ही खुद से मिलने के लिए मना कर देगी। वही कपिल जो अपने विला से बाहर आ रहा था, जब उसने नोहा की यह शर्त सुनी तो वह भी जहां खड़ा था वहां का वही खड़ा रह गया। नोहा की आखिरी शर्त सुनकर वीरेंद्र गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी अभी के अभी यह विला खाली करना होगा। वीरेंद्र की बात सुनकर रघु ने गुस्से से कहा, वीरेंद्र तुम पागल हो क्या? नोहा तो बच्ची है लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम क्यों उसकी बातों को मान रहे हो? रघु को बोलता देखकर नोहा ने कहा, रघु अंकल आप परेशान मत हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे जिस चीज की जरूरत है वो यह विला और सारी सुख सुविधा की चीजें नहीं है। नोहा की बात सुनकर रघु अंकल अपने घुटने के बल बैठ गए। उन्होंने कहा, पर नोहा, इन सभी चीजों पर तुम्हारा हक है, तुम इन्हें कैसे छोड़ रही हो? उनकी बात का नोहा ने जवाब दिया, अंकल मुझे सिर्फ आप और सिया आंटी ही चाहिए। जिन लोगों को मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने आज तक कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा है, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो आगे भी मेरा हाल पूछेंगे? उसकी बातों में नफरत थी, जो वहां खड़े सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। उनके प्यार के लिए उसने एक लाइफ गंवा दी लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। तो वो क्यों उनकी परवाह करे, भले ही उसका उनसे खून का रिश्ता हो। नोहा की बात सुनकर रघु और सिया दोनों का दिल दुखने लगा। नोहा की अभी उम्र ही क्या है, वो अभी सिर्फ 10 साल की ही तो थी। 10 साल के बच्चे की आखिर उम्र ही क्या है, जो उसे इतना सब सहन पड़ा है। रघु ने नोहा को गले से लगाया और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सिया भी नोहा के पास बैठ गई और बोली, हाँ नोहा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। उन दोनों की बातें सुनकर नोहा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, चलो सिया आंटी और रघु अंकल, हमारा जो भी सामान है हम वो पैक कर लेते हैं। नोहा को खुश देखकर रघु और सिया दोनों खुश हो गए और नोहा उन दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। बाकी सभी को वही हैरान खड़ा छोड़कर सबके मन में अलग अलग ख्याल चल रहे थे और जिन नौकरों की नौकरी जाने वाली थी वो डरे हुए खड़ी थी। वीरेंद्र और कपिल दोनों नोहा को खुशी खुशी जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी सी नोहा में उनके खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी? नोहा को इग्नोर करके कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा गलती तो नहीं की थी? वही माया ने नोहा की बात सुनी तो उसने अपने मन में सोचा, मैंने तो सोचा था कि यह नोहा से निपटना थोड़ा आसान होगा। मैं इसे तो इसके परिवार की नजरों में गिराना चाहती थी लेकिन ये तो खुद ही रास्ते से हट गई। अब मुझे इससे ज्यादा निपटना नहीं पड़ेगा। जहां तक मुझे याद है, पिछली लाइफ में नोहा को उसके डैड और भाई शुरू शुरू में पसंद नहीं करते थे लेकिन वो बाद में उसे पसंद करने लगे थे। उन्होंने नोहा और सारांश की शादी भी काफी धूमधाम से करवाई थी। सारांश बैनर्जी कंपनी का इकलौता वारिस था और शहर का सबसे बड़ा बैचलर जिसके साथ रहने का ख्वाब पूरे शहर की हर लड़की देखती थी। यहाँ तक कि उसने भी सारांश के करीब जाने की कोशिश की लेकिन वो उसके करीब नहीं जा पाई थी। जिसके करीब वो नहीं जा पाई, वो नोहा का हस्बैंड बन गया था। नोहा के पास क्या कुछ नहीं था, वो राठौड़ फैमिली की इकलौती बेटी थी और बाद में सारांश बैनर्जी की वाइफ बन गई थी। उसकी जगह वो एक बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस बनी हुई थी इसलिए उसे हाई सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके साथ ही उसने राठौड़ फैमिली के बारे में खबर सुनी थी कि नोहा राठौड़ को मिस्टर राठौड़ और कपिल राठौड़ पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाद में उनके विला में एक क्रिमिनल पकड़ा गया और उस क्रिमिनल ने खुद को बचाने के लिए नोहा को अगवा कर लिया था। नोहा को उस क्रिमिनल को छुड़ाने वक्त नोहा को गलती से गोली लग गई थी और वो मरते मरते बची थी। उसके बाद से ही मिस्टर राठौड़ और कपिल राठौड़ उससे बहुत प्यार करने लग गए थे। ये सब याद करते हुए उसने सोचा, पिछली लाइफ के हिसाब से वो क्रिमिनल इसी मेंशन में ही कहीं छुप कर रहता है लेकिन वो कहाँ रहता है इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वो कहाँ रहता है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि वो क्रिमिनल कहाँ रहता है। तब तक मुझे नोहा से संभल कर रहना होगा। बेशक नोहा मेरे रास्ते से साइड हो गई है, फिर भी मुझे चौकन्ना रहना होगा।
कहीं मैं नोहा रास्ते से हट गई है, मैं इस बात पर खुश होकर बैठी रहूं और फिर से नोहा अपने डैड और भाई के करीब आ जाए। जहां माया के दिल में आगे के लिए साजिश चल रही थी, वहीं नोहा खुशी खुशी से अपना सामान पैक कर रही थी, जो भी सिया उसके लिए लेकर आई थी। कहने को राठौड़ फैमिली के बेटी थी, लेकिन उसके पास जरूरत के कुछ सामान के अलावा कोई सामान नहीं था, क्योंकि जो फंड मिस्टर राठौड़ उसे देते थे वो उसके सारे नौकर चुरा लेते थे। जब उसके डैड और भाई ही उसको देखते नहीं थे तो हर कोई उसे नीची नजर से देखता। उसके सामान को देखकर रघु अंकल ने उससे पूछा, नोहा, तुम्हारा बस इतना सा ही सामान है? उनका सवाल सुनकर नोहा ने अपना सिर नीचे कर लिया और वह बोली, अंकल, मेरे पास इसके अलावा कोई सामान नहीं है, क्योंकि जो भी फंड मुझे मिलता है वो सारे नौकर आपस में बांट लेते हैं। ये सामान भी मेरे लिए सिया आंटी अपनी सैलरी से लेकर आए हैं। नोहा की बात सुनकर रघु को बहुत गुस्सा आया। अब उसे समझ आया कि क्यों आखिर नोहा ने वीरेंद्र के आगे ऐसी शर्त रखी थी। उसने गुस्से से कहा, उन नौकरों की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं? फिर उसने नोहा से पूछा, नोहा, नौकरों तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं? तुमने इसके बारे में कभी वीरेंद्र और कपिल को क्यों नहीं बताया? उनका सवाल सुनकर नोहा को याद आया कि उसकी पिछली लाइफ में उसने कितनी बार उन दोनों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी उसकी बात तक ही नहीं सुनी। उसने जवाब दिया, वो तो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखते हैं, फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी मेरे साथ कैसा बिहेव करता है? नोहा की बात सुनकर रघु का दिल दर्द से धूखने लगा। उसने हारकर नोहा को अपने गले से लगा लिया। नोहा की हालत के बारे में जानकर अब तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने ना जाने क्या क्या झेला था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और नोहा से कहा, नोहा, आगे से तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा वो तुम मुझे बताओगी। अगर वीरेंद्र और कपिल तुम्हारा ध्यान नहीं रखते तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब नोहा को गोद लेकर रहेंगे। अगर वीरेंद्र ऐसे नहीं मानता तो वह नोहा की कस्टडी के लिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो अब नोहा को और ज्यादा तकलीफ नहीं सहने देंगे। नोहा को वो सारी खुशियां मिलेगी जिसकी वो सच में हकदार थी। उनकी बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी पिछली लाइफ में इन दोनों के अलावा और किसी ने उसका हाल नहीं पूछा था, लेकिन उसने इनके साथ ही अच्छे से बिहेव नहीं किया था। सिया भी नोहा के पास बैठ गई और बोली, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उन दोनों को उसके साथ देखकर नोहा काफी खुश हो गई। उसने खुशी खुशी अपना छोटा बैग उठाया और कहा, चलो रघु अंकल, सिया आंटी। नोहा को खुश देखकर रघु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सिया ने उसका बाकी सामान ले लिया। वह तीनों इकट्ठे होकर विला से बाहर आ गए। उनको बाहर आता देख बाकी सभी जो वहां खड़े थे वही के वही खड़े रह गए। वह तीनों अभी साथ में ऐसे ही लग रहे थे कि वो एक ही फैमिली है। रघु नोहा को गोद में उठाकर वीरेंद्र के पास से गुजरा तो उसने वीरेंद्र से कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने जो भी किया है वो एकदम सही है, लेकिन सच में तुम एक पिता के तौर पर फेल हो गए हो। ये बोलकर वो नोहा और सिया के साथ मेंशन में बने पुराने विला की तरफ चला गया। तारांकन। उन तीनों के जाने के बाद वीरेंद्र और कपिल जहां हैरान खड़े थे वहां के वही खड़े रह गए। वीरेंद्र ने सच में उम्मीद नहीं की थी कि नोहा अपने विला को छोड़ देगी। जिस नोहा से वो इतनी नफरत करते थे, उसकी आंखों में अपने लिए इतनी गहरी नफरत देखकर उसे एहसास हो रहा था कि जब वो नोहा को इस नफरत से देखता था तो उसे कैसा फील होता होगा। माया, जो नोहा को वहां से जाते देखकर खुश थी, ने जब वीरेंद्र और कपिल को ऐसे हैरान खड़ा देखा तो उसे डर लगने लगा कि कहीं ईवा के ऐसे जाने से उनके दिल में नोहा के लिए फीलिंग ना उठने लगे। उसने वीरेंद्र के हाथ को पकड़ा और धीरे से कहा, डैड। माया की शक्ल देखकर वीरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ। हालांकि उसकी नजर अभी भी नोहा पर ही थी, जिसने रघु की बाहों में अपना सिर छुपा रखा था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वीरेंद्र को अभी भी खोया देखकर माया ने आगे कहा, डैड, मैं कहाँ रहूंगी? माया की बात सुनकर वीरेंद्र होश में वापस आया। उसने बटलर से कहा, इस विला में माया के रहने का इंतजाम कर दो। ये बोलकर वो वहां से जाने के लिए मूड गया। नोहा की शर्त सुनकर ही उसे गुस्सा आया था और उसने नोहा को अभी विला खाली करने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी नोहा सच में विला खाली कर देगी। उसने गुस्से से अपने आप से कहा, अब से मैं नोहा को कोई फंड नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूँ बिना मेरे सपोर्ट के वो कैसे सरवाइव करती है। वही वीरेंद्र को ऐसे जाते देखकर माया हैरान रह गई। उसने नोहा के डैड के करीब जाने की इतनी मेहनत की थी और एक ही झटके में उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने गुस्से से अपने मन में कहा, इस नोहा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मेरी इतने महीने की मेहनत बेकार चली गई। तभी उसकी नजर वहां खड़े कपिल पर पड़ी। कपिल को देखकर उसने सोचा कि वह भी तो नोहा को पसंद नहीं करता है। वो अगर उसे भी अपने साइड कर ले तो कितना अच्छा होगा।
यह उसके लिए सबसे अच्छा होगा। ये सोचकर वो कपिल से बात करने के लिए उसके पास गई, लेकिन कपिल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से चला गया। कपिल को उसे इग्नोर करता देखकर माया खुद के मन में बोली, ये सब माया की ही गलती है। अगर वो विला छोड़ने के बजाय पागलों की तरह हरकत करती तो उसके डैड और भाई मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करते। वो अभी यह सोच ही रहे थे कि तभी बटलर ने उससे कहा, सेकंड मिस, चलिए मैं आपको आपका विला दिखा देता हूँ। बटलर की आवाज सुनकर माया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने हाँ में सिर हिलाया और बटलर के पीछे पीछे चल दी। उसकी नजर सामने नोहा के विला पर पड़ी और उसने खुद के मन में कहा, नोहा, जैसे मैंने आज तुम्हारा विला तुमसे छीना है, वैसे ही मैं एक दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे अपने आप ही अपना विला छोड़ दोगी। मैं तो बस तुम्हें एवोक करके तुमसे ऐसी हरकतें करवाना चाहती थी ताकि तुम्हारे डैड और भाई जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, वो तुम्हें और ज्यादा नापसंद करने लगने। पर कोई बात नहीं, जो आज नहीं हुआ है वह आगे हो जाएगा। ये सोचते हुए वो बटलर के पीछे पीछे विला में चली गई। हालांकि जैसे ही विला को अंदर से देखती जा रही थी, उसकी आंखें चमकती जा रही थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, जो कि बटलर की नजरों से भी नहीं छुपा रह सका। उसको देखकर बटलर ने अपने मन में सोचा, पता नहीं मालिक किस लड़की को गोद ले आए हैं। इसकी आंखों में ना जाने कितना लालच है। ये सब सोचकर उसने अपना सिर हिलाया और आगे चलता रहा। वो माया को मास्टर बेडरूम में ले आया। माया के मन में ये धारणा थी कि नोहा का रूम कितना ज्यादा लग्जरियस होगा। हालांकि जैसे ही रूम का दरवाजा खुला तो उसके सारे सपने टूट गए। नोहा का बेडरूम बड़ा तो था, लेकिन वो एकदम सिंपल था। उसमें ऐसा कोई सामान नहीं था जो सच में राठौड़ फैमिली की बेटी के पास होनी चाहिए। ये सब देखकर उसने अपने मन में सोचा, ये नोहा ऐसे रूम में रहती है। हालांकि वो बटलर के सामने अभी यह नहीं दिखा सकती थी कि वो रूम देखकर खुश नहीं थी। उसने जानकर नाटक करते हुए कहा, वाओ, इतना सुंदर और इतना बड़ा रूम, वो भी मेरा है। इसमें तो मेरे अनाथ आश्रम के सारे बच्चे आ जाएंगे। उसने सोचा था कि उसकी बात सुनकर बटलर को उस पर दया आएगी और वो उसके फेवर में हो जाएगा। हालांकि बटलर ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो रूम को गौर से देख रहा था। उसने सोचा, मैं खुद इस विला की हेडमेड के खाते में मिस के लिए अमाउंट डालता था, तो फिर इस रूम में कोई अच्छा सामान क्यों नहीं है। जितने पैसे भेजे जाते हैं उसके हिसाब से यह रूम तो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होना चाहिए था। यहाँ तक कि हेडमेड नोहा की डिमांड को पूरा करने के लिए मुझसे अलग अमाउंट मांगती थी, तो फिर वो अमाउंट जाता कहाँ है। उसने फिर माया से कहा, सेकंड मिस, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी किसी मेड को भेजता हूँ, वो आपके लिए सारे इंतजाम कर देगी। ये बोलकर वो कुछ भी बोले बिना रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही माया के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई। वह गुस्से से चिल्लाए, व्हाट द हेल, ये सब क्या है। मैं ऐसे रूम में रहूंगी? ऐसे रूम में रहने के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की है। मुझे कुछ भी करके इस कमरे में बहुत ज्यादा कीमती सामान रखवाना होगा। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया, तो नोहा सच में ऐसे रूम में रहती थी। बेचारी, चलो अच्छा ही है। अब जब वो मेरे लिए सारा कीमती सामान आता देखेगी तो वह कितनी दुखी हो जाएगी और उसको दुख में देखकर मुझे कितना सुकून मिलेगा। ये कहते हुए वह पागलों की तरह हंसने लगी। तारांकन, वही माया को रूम में छोड़कर बटलर बाहर निकला तो वह मिस्टर राठौड़ को सारी डिटेल देने के लिए जा रहा था। तभी ना जाने उसके दिल में क्या आया कि वो विला से बाहर ना जाकर हेडमेड के रूम की ओर चल दिया। वो हेडमेड के रूम का गेट खटखटाने वाला ही था कि तभी उसने रूम के अंदर से कुछ आवाजें सुनी। उन आवाजों को सुनकर उसने गेट को खटखटाना छोड़ दिया और अपना फोन लेकर वो सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। बातों को रिकॉर्ड करने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं जैसे ही नोहा पुराने विला में पहुंची तो उसकी नजर जानी पहचानी पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी। ये वो जगह थी जहां उसने अपनी लाइफ के ज्यादातर साल बिताए थे। माया के मेंशन में आने के एक साल बाद उसे क्रिमिनल द्वारा अगवा कर लिया गया था। उसे बचाने के चक्कर में माया को गोली लग गई थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसे इस विला में भेज दिया गया और माया को उसका विला दे दिया गया था। उसके बाद से उसके मरने तक उसने अपनी लाइफ इसी विला में बिताई थी। नोहा को कहीं खोया देखकर रघु ने कहा, ईवा क्या हुआ? अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें मेरे घर के चलता हूँ। रघु अंकल की बात सुनकर नोहा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। उसे वैसे भी इस जगह रुककर अभी बहुत कुछ करना था। हालांकि उसे अपनी गलतियां सुधारनी थी, लेकिन वो ऐसे बेवकूफ भी नहीं बन सकती थी जिससे किसी को उसके फंसाने का मौका दे दे। फिर उसने पूरी जगह को देखा और कहा, ये जगह कितनी बड़ी है और यहाँ कितनी शांति है।
ऊपर से यह मेन विला से भी काफी दूर है, इसलिए कोई यहाँ जल्दी से नहीं आ सकता है। नोहा की बात सुनकर रघु ने उसकी ओर देखा। उसने नोहा को नीचे उतारा और अंदर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो आगे गए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी विला की सफाई करते हुए नजर आया। उस आदमी को देखते ही नोहा उसे पहचान गई। वो उस विला में रहने वाला माली था, जो इस विला की देखभाल और साफ सफाई करता था। सभी लोगों को लगता था कि वो बस एक बूढ़ा आदमी है जो बस साफ सफाई का काम करता है। हालांकि कोई यह नहीं जानता था कि वो एक फेमस रिसर्चर था, जिसको अलग अलग तरह के पौधों पर रिसर्च करना पसंद था। उसे काफी सारी जड़ी बूटी का ज्ञान था, जिसमें काफी तरह के जहरीले पौधे आते थे। उसके विला से एक सीक्रेट रास्ता था जो सीधा इस विला में आता था। उसके जरिए वो ज्यादातर यहाँ आ जाती थी और उसकी उस बूढ़े आदमी से बहुत अच्छी वाकफी थी। यहाँ तक कि उसी आदमी ने उसे अपना सारा ज्ञान उसे दिया था, जिसमें से कुछ पौधों की डिटेल उसने अपनी डायरी में लिख ली थी। हालांकि पता नहीं कैसे बाद में वो डायरी माया के हाथ लग गई और उसने उसके जरिए उसे जहर देने के झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। किसी के आने की आवाज सुनकर बूढ़ा माली, जो वहां काम कर रहा था, ने मुड़कर देखा। जैसे ही उन्होंने वहां एक आदमी और एक औरत को एक छोटी बच्ची के साथ सामान लेकर खड़ा देखा। उनको देखते हुए वह बोला, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है वो अचानक हुआ था, इसलिए उसे कोई खबर नहीं मिली कि कोई इस विला में रहने आ रहा है। ये बोलकर वो आगे आया कि तभी उसकी नजर नोहा के चेहरे पर पड़ी। नोहा को देखते ही वह हैरानी से बोल पड़ा, नोहा तुम? दूर से उसे नोहा का चेहरा अच्छे से नजर नहीं आया था, तो वह उसे पहचान नहीं पाया था। उसने आगे पूछा, नोहा तुम यहाँ अपना सामान लेकर क्या कर रही हो? तभी उसकी नजर रघु पर पड़ी। वो रघु को अच्छी तरह से पहचानता था। उसने कहा, रघु सर आप यहाँ? रघु ने ही उसे यहाँ नौकरी पर लगवाया था। वो एक बहुत अच्छा रिसर्चर था, लेकिन किसी ने उसे एक गलत इल्जाम में फंसा दिया, जिसके बाद से उसका लाइसेंस छीन लिया गया और उसका आगे रिसर्च करना बैन कर दिया गया, जिसके कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। उसकी हालत देखकर रघु ने ही वीरेंद्र से बात करके उसे यहाँ काम पर लगवाया था। हालांकि वो वीरेंद्र को उस माली की असली पहचान के बारे में बताना भूल गया था। वैसे भी अब वह बूढ़ा हो गया था, जिसके कारण कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता है। उस माली की बात सुनकर रघु ने कहा, दिलेर तुम कैसे हो? दिलेर ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो और यह सामान क्यों? दिलेर का सवाल सुनकर रघु ने उसे सारी बात बताई। सच जानकर दिलेर को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो नोहा को अच्छे से जानता था कि वो कितनी प्यारी है। उसने नोहा से कहा, नोहा अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो फिक्र मत करना, ये बूढ़ा आदमी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उनकी बात सुनकर नोहा की आंख में आंसू आ गए। जो उसके अपने थे उन्हें तो उसकी फिक्र तक नहीं है, और जो उसके अपने नहीं है वो हर समय उसके साथ खड़े हैं। नोहा की आंख में आंसू देखकर वह तीनों नीचे बैठ गए और बोले, नोहा तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम हमें बताओ। उनका सवाल सुनकर नोहा मुस्कुरा दी और उसने अपने आंसू पोंछे। उसने कहा, ये तो खुशी के आंसू है। तो क्या हुआ आगे? मेरे अपने डैड और भाई को मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान ने भी मुझे प्यार करने वाले इतने लोग दे दिए हैं। नोहा की बात सुनकर सिया ने उसके गाल पर हल्की सी चपत मारी और कहा, पागल लड़की, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये कहकर वो खुद हंसने लगी। सिया को हंसता देखकर नोहा भी मुस्कुरा दी। तभी दिलेर ने कहा, चलो अब यही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? ये बोलकर उसने नोहा का बैग अपने हाथ में पकड़ लिया और विला के अंदर चल पड़ा। दिलेर की बात सुनकर रघु, नोहा और सिया तीनों उसके पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते उनकी नजर विला पर भी थी। यह विला असल में बाकी विला से काफी बड़ा था और इसके अंदर काफी ज्यादा जमीन आती थी। ये राठौड़ फैमिली का पुराना मेंशन था, और जो बाकी 3 विला थे वो बाद में बने थे। उनके बनने के बाद हर कोई उन विला में शिफ्ट हो गए थे, और इस विला की इतनी रखरखाव नहीं हुई थी, जिसके कारण यह इतना पुराना हो गया था। इसके बाद भी दिलेर ने इसकी काफी अच्छे से सफाई की थी और ये ठीक लग रहा था। हालांकि विला को देखते ही नोहा की पुरानी यादें ताजा हो गई। इस विला में शिफ्ट होने के बाद सभी मेर का उसके साथ बिहेव और ज्यादा बुरा हो गया। पहले तो वह सिर्फ उसके लिए सभी फंड को चुराती थी, बाद में उन्होंने तो उसके लिए बाकी काम करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो हमेशा उसके सामने माया की तारीफ करती और उसे बार बार ये बताती थी कि कैसे उसके अपने डैड और भाई उसकी जगह माया को फेवर करते हैं। कैसे हर एक चीज जो कभी भी उसे नहीं मिली, वो हमेशा माया को मिलती थी। उसको हमेशा माया के साथ कंपेयर किया जाता था। माया सबके लिए लाइट थी और वह बस एक शेडो बनकर रह गई थी। पुरानी बातें याद करके नोहा के दिल में एक टीस उठने लगी। उसने अपने आप से कहा, नहीं,
नोहा, तुझे उन बुरी यादों को याद नहीं करना है। अब तुम्हें वह बुरी याद नहीं परेशान करेगी। ये बोलकर वो खुद का सिर ना में हिलाने लगी। तभी सिया का ध्यान नोहा पर पड़ा, जो अपना ही सिर हिला रही थी। उसने नोहा से पूछा, नोहा, क्या हुआ? तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? सिया का सवाल सुनकर नोहा ने ऊपर देखा और कहा, कुछ नहीं सिया आंटी, कुछ भी नहीं। हालांकि सिया की नजर जैसे ही नोहा के चेहरे पर पड़ी तो उसके हाथ से नोहा का सामान वही गिर गया और वो चिल्लाई, नोहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? उसकी चीख सुन के रघु और दिलेर, जो आगे चल रहे थे, ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़े, वह भागकर नोहा के पास गए। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही नोहा बेहोश हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। नोहा की नाक से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सिया नीचे जमीन पर ही बैठ गई और नोहा को उठते हुए बोली, नोहा, उठो। नोहा, तुम्हें क्या हो गया है? उसको पैनिक करता देखकर रघु ने उससे कहा, नोहा को कुछ नहीं होगा, तुम बस पैनिक मत करो। दिलेर ने भी नोहा की नब्ज देखी और कहा, नोहा को पैनिक अटैक आया है, हमें जल्दी से इसे रूम में ले जाना होगा। दिलेर की बात सुनकर रघु ने जल्दी से नोहा को अपनी बाहों में उठाया और दिलेर से पूछा, रूम कहाँ है? दिलेर ने उसे रूम बताया और वह तीनों नोहा को लेकर रूम में चले गए। रूम में जाते ही रघु ने नोहा को बेड पर लेटाया और कहा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। रघु की बात सुनकर दिलेर ने कहा, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी नोहा के लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से दवाई लेने के लिए रूम से चला गया। दिलेर को जाता देखकर सिया ने रघु से कहा, रघु सर, हमें क्या करना चाहिए? हमें नोहा को अभी हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। सिया की बात सुनकर रघु ने उसे श्योर करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, रघु को दवाइयों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो नोहा को बचा लेगा। ये बोलते हुए वो नोहा के हाथों को मसलने लगा। उसने सिया से कहा, जब तक नोहा वापस आता है, तब तक तुम नोहा के पैरों को मसलना शुरू करो। रघु की बात मानकर सिया ने नोहा के पैर मसलना शुरू कर दिया। अभी उन्हें नोहा के हाथ पैर मसलते हुए थोड़ी देर हुई थी कि रघु अपने हाथ में एक बाउल और एक शीशी लेकर वापस आ गया। उसने शीशी को रघु को पकड़ाया और कहा, तुम नोहा को ये दवाई पिलाओ। फिर उसने बाउल सिया को दिया और उससे कहा, ये दवाई तुम नोहा के हाथों पैरों पर लगाओ। सिया ने दिलेर से वह बाउल दिया और उसे नोहा के हाथों पैरों पर लगाना शुरू किया। वही रघु ने नोहा के मुंह को खोलकर उसे दवाई पिला दी। हालांकि दवाई पिलाने के बाद भी नोहा को होश नहीं आया तो रघु ने नोहा से कहा, दिलेर, नोहा को अभी भी होश क्यों नहीं आ रहा है? रघु का सवाल सुनकर दिलेर ने कहा, नोहा के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसके उसके दिल और दिमाग पर बहुत बुरा असर किया है। इस उम्र में उसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए ना चाहते हुए भी वही यादें उसे परेशान कर रही हैं। इसी वजह से उसे पैनिक अटैक आया है। जो दवाई मैंने अभी नोहा को दी है वो उसके दिल और दिमाग को शांत करने का काम करेगी और कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। ये बोलते हुए रघु को कोई बात याद आई, लेकिन वो बोलने से हिचकिचा रहा था। उसने नोहा को देखते हुए कहा, लेकिन अगर नोहा को ऐसे बार बार अटैक आते रहे तो यह उसके लिए सही नहीं होगा। हमें कैसे भी करके उसे खुश रखना होगा। उसे वो बातें बिल्कुल भी याद नहीं करने देनी होगी जो उसे परेशान करेगी। दिलेर की बात सुनकर सिया और रघु दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर रघु ने सिया की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ नोहा के पास बैठो, मैं उसका सामान लेकर आता हूँ जो बाहर रह गया है। रघु की बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिलाया और नोहा के सिरहाने बैठ गई। वह धीरे धीरे नोहा के सिर को सहलाने लगी। थोड़ी देर में रघु भी नोहा का सारा सामान लेकर रूम में आ गया। उसने जब सिया को नोहा के सिरहाने बैठा देखा तो उसने कहा, सिया, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं नोहा के पास बैठ जाता हूँ। रघु की बात सुनकर सिया ने कहा, जब तक नोहा को होश नहीं आ जाता, मुझे आराम नहीं आएगा। सिया की बात सुनकर रघु ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह भी नोहा की दूसरी तरफ सिरहाने बैठ गया। उन दोनों को नोहा के पास बैठा देखकर रघु के मन में आया कि काश रघु और सिया ही नोहा के माता पिता होते तो कितना अच्छा होता। हालांकि यह होना संभव नहीं था। उसने उन्हें परेशान करना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप वहां से चला गया। तारांकन। वही माया गुस्से में अपने आप से बात कर रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर माया ने अपने एक्सप्रेशन को एकदम से बदल दिया और उस पर एक स्माइल ले आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गेट पर एक मेड खड़ी थी। मेड को देखते हुए माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बटलर ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। हालांकि मेड ने माया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में लेकर आए सामान को वही रूम में रखे टेबल पर पटक दिया और वहां से वापस जाने लगी। माया को उम्मीद नहीं थी कि मेड उसके साथ ऐसे बिहेव करेगी।
उसने मुस्कुराते हुए मेड से कहा, तुम कहाँ वापस जा रही हो? इस सामान को सेट करने में मेरी मदद कर दो। माया की बात सुनकर मेड ने जवाब दिया, तुम अपना काम खुद से करो। मेरे पास और भी बहुत काम है। मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूं। सभी मेड ऐसे ही नोहा के साथ बिहेव करती थी और उन्हें ऐसे ही बिहेव करने की आदत थी। तो अपनी आदत के अनुसार उन्होंने वैसा ही माया के साथ भी बिहेव किया। माया को जवाब देने के बाद वो मेड बिना माया की परवाह किए बिना वहां से चली गई। मेड के जाते ही माया के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गुस्से में बदल गई। उसने गुस्से में अपने आप से कहा, इस मेड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ ऐसे बिहेव करे? इसकी इतनी औकात कहाँ है जो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करे? ऐसे सब बिहेव की तो सिर्फ नोहा हकदार है, मैं नहीं। मुझे कैसे भी करके इस मेड को सबक तो सिखाना ही होगा। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपने आप से कहा, अगर यह सब मेड फिर से नोहा के पास चली जाए तो कितना अच्छा होगा। आज तक उसने इनका ऐसा ही बिहेव देखा है और आगे भी अगर उसके साथ ऐसा बिहेव होगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी उसके साथ तो ऐसा ही बिहेव होना चाहिए। खुद से यह कहते हुए वो रूम से बाहर निकली तो उसे थोड़ी दूर ही वो मेड दूसरी मेड से बात करते हुए दिखाई दी। वो मेड आपस में क्या बातें कर रही है ये जानने के लिए माया वही छुपकर उनकी बात सुनने लगी। वो मेड जो माया के सामने सामान पटक कर आई वो दूसरी मेड से बोली, यह नई लड़की आई है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। एक तो उसके सड़क से उठाकर इतने अच्छे विला में लाया गया है और वह ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे वो इस परिवार की असली बेटी है। यहाँ तक कि इस परिवार की असली बेटी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं होता है तो वह कहाँ की शहजादी है। उसकी बात सुनकर दूसरी मेड ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये लड़की कितनी ज्यादा लालची है। जब वह मेंशन में आई थी तो तुमने उसकी आंखें देखी थी कि जो सारी महंगी चीजों को देखते जा रही थी। इससे अच्छी तो नोहा ही थी जो कम से कम हमें परेशान तो नहीं करती थी। उसकी बात सुनकर पहली मेड ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये लड़की बहुत ही लालची है। ये तो नोहा के बराबर कुछ भी नहीं है। नोहा देखने में कितनी सुंदर है और कितनी ज्यादा प्यारी है। और ये लड़की अच्छा होने का बनाटक करती रहती है। यह बातें करती करती वह दोनों मेड वहां से चली गई। उनके जाते ही माया जो वहां छुपी हुई थी बाहर निकली। उसके और नोहा के बीच का कंपेयर सुनकर उसका मुंह उतर गया था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो लोग उसका कंपैरिजन नोहा से कर रही थी।